तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान। पिछली कक्षा में हमने पढ़े थे वर्णों के विभाग भी मैंने बताए थे, जिसका कि हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। अब हम पढ़ते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हमारा वर्ण का उच्चारण स्थान आता है कंठ। वर्णों को जिस तरह से उच्चारित किया जाता है, जहाँ से उसकी ध्वनि निकलती है, वही वर्णों का उच्चारण स्थान कहलाता है। जीवा मुख के जिस जिस भाग को स्पर्श करती है, वही वर्णों के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। तो पहला उच्चारण स्थान आता है कंठ। इसमें केवल सीधे आवाज गले से आती है, जैसे कि आ। इसको जब हम पुकारेंगे तो हमारी आवाज सीधे गले से आएगी। जीवा का या दांत का या किसी भी भाग का प्रयोग नहीं होता, सीधे कंठ से आवाज निकलती है, इसलिए इन्हें कंठ के उच्चारण स्थान में रखा गया है। आ, का, खा, गा, घा, ग। अंतस्थ में कोई वर्ण नहीं है। और हा, इनको एक नाम दिया गया है। जो इनका उच्चारण स्थान है वही इनको संज्ञा दी जाती है, जैसे कि इनको संज्ञा मिली कंठ की। इसके बाद हमारा आता है उच्चारण स्थान तालु। तालु का है ई, चा, छा, जा, झा, या, और अंतस्थ में आता है या, और ऊष्म में आता है सा, और इनका उच्चारण स्थान के नाम से इनकी संज्ञा हुई तालव्य। फिर आता है हमारा मूर्धा। मूर्धा में है री, टा, ठा, डा, ढा, अणा, रा, शा। इनकी संज्ञा कहलाएगी मूर्धन्य, यानी कि इनको नाम दिया गया है। ये सारे के सारे अक्षर मूर्धन्य कहलाएंगे। इसके बाद आता है हमारा दंत। री, ता, था, दा, धा, ना, ला, शा। ये सारे के सारे कहलाएंगे दंत्य। इसके बाद आता है ओष्ठ। ऊ, पा, फा, बा, भा, मा। ये कहलाएंगे ओष्ठ। नासिका। नासिका का जो लास्ट के हमारे वर्ण हैं 5, यही नासिका में आ जाते हैं। क्योंकि इनको नासिका से भी उच्चारित किया जाता है, तो हम इनको यहाँ भी बोल सकते हैं और यहाँ भी बोल सकते हैं। अगर पेपर में आपसे नासिक के वर्ण पूछा जाए तो आप इनको लिखेंगे, और अगर कंठ में ये आते हैं तो कंठ में भी आप इनको लिख सकते हैं। गा, या, ना, ना, मा, ये सारे के सारे कहलाएंगे नासिक के। इसके बाद आता है कंठ तालु। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में बताया था कि आ और ई मिलकर के ए आई बनता है, तो आ आता है कंठ में और ई आता है तालु में, तो इसका उच्चारण स्थान हो जाता है कंठ तालु। तो इनको कहेंगे हम कंठ तालव्य। इसके बाद आता है कंठोष्ठ। इनमें है आ और ऊ मिलकर के ये ओ बना है, इसलिए आ है कंठ में और ऊ है हमारा ओष्ठ में, तो ये बन गए कंठोष्ठ। इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठोष्ठ। इसके बाद हमारा दंतोष्ठ। पूरी वर्णमाला का केवल एक ही वर्ण वा दंतोष्ठ है, और इसकी संज्ञा है दंतोष्ठ। इस प्रकार से हमारे वर्णों के उच्चारण स्थान और वर्ण, ये पूरा का पूरा चार्ट आपको बता दिया गया है। और अब आपको थोड़ा सा मन में ये होगा कि ये उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ पर है। किसी बच्चे को अगर ये भी ना पता हो तो उसके लिए आप अपने जीवा को एक बार दांतों में लगाइए, तो दांतों का आपको पता है कि दांतों को दंत कहते हैं। अब दांत से थोड़ा सा ऊपर जीवा को ले जाएंगे, एक खुरदुरा हिस्सा मिलेगा जिसको कि मूर्धा कहते हैं, और उससे थोड़ा सा और जीभ को ऊपर करेंगे तो एक चिकना सा हिस्सा मिलेगा जिसको कि तालु कहते हैं। तो ये हो गया हमारा दंत, मूर्धा और तालु। दंत तो सबको मालूम है, दांतों को दंत बोलते हैं। दांत से ऊपर खुरदुरा जो हिस्सा है, जीभ घुमाकर देखिए, उसको मूर्धा कहते हैं। और उससे ऊपर का जो हिस्सा है, जब आप जीभ घुमाकर देखेंगे तो चिकना सा एक हिस्सा मिलेगा, उसको तालु कहते हैं। और होठों को ओष्ठ बोलते हैं, और गले से जो आवाज सीधे आती है उसको कंठ बोलते हैं। तो इस तरीके से, और जो नाक से आवाज आती है उसको नासिका बोलते हैं। तो ये है हमारे वर्णों के उच्चारण स्थान, जिसकी एक एक डिटेल आपको समझा दी गई है। हमने वर्ण तो समझ लिए, और वर्णों के बाद आता है वर्णों को जोड़ना। जब वर्णों को जोड़ेंगे तो उनसे हमारे शब्द बन जाएंगे,
और उन शब्दों को किस तरीके से अलग करना है, किस तरीके से जोड़ना है, ये भी एक प्रश्न आपका आता है, जिसको वर्ण संयोजन और वर्ण विन्यास कहते हैं। तो इसको हम समझते हैं इस तरीके से, का, आ। अब का के नीचे हलंत है, और का तभी पूरा होगा जब इसमें कोई स्वर मिलेगा। हर एक व्यंजन अधूरा है। आपने ऊपर देखा भी होगा कि व्यंजनों के नीचे हलंत लगे हुए हैं, और जब तक कोई स्वर नहीं मिलेगा तब तक वो व्यंजन अधूरा ही रहता है। इसलिए का के नीचे हलंत है, का अधूरा है। जब इसमें आ मिला तो ये का पूरा हो गया। इसी तरह से माँ के नीचे हलंत है, आ मिला तो माँ भी पूरा हो गया। ला और आ, ला में भी हलंत है और आ मिलने पे ये भी पूरा हो गया। और माँ पे भी हलंत है, लेकिन माँ के बाद कोई स्वर नहीं है, इसलिए इसको हम ऐसा का ऐसे ही उतारेंगे। का पूरा हो गया था, का, मा, ला और मा, कमलम। ये तो एक साधारण सा शब्द था जो आपको समझा दिया गया, लेकिन इसके बाद के जो अक्षर हैं वो मैं आपको जो हमारे संयुक्त वर्ण थे उनके अक्षर बता रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसी में गलती करते हैं कि उनको वर्ण जो अलग अलग मिलकर के बनते हैं वो उनको जोड़ने नहीं आते हैं या विभाजन करने नहीं आते हैं। जो शब्द आपको हमने पहले वर्णों के समय में भी बताए थे कि दो दो वर्ण मिलकर के अक्षर बने हुए हैं, तो वो अक्षर हमने अब समझने हैं दोबारा से। देखिए आप, शा जमा रा जमा आ। अब ये शा और रा मिलके श्र बनता है, इसमें आ जुड़ गया तो ये पूरा हो गया श्र। अब मा जमा ई, मी, का जमा आ, का और विसर्ग, श्रमिकः। इसी तरह से ता जमा रा जमा ई, ये बन गया त्रि। श उ शु, ला जमा आ, ल, त्रिशूल। वा जमा ई जमा दा जमा या, ये हो गया वी। और दा जमा या जमा आ, ये बन गया ध्या, विद्या ल जमा आ, य जमा आ, विद्यालय और म, विद्यालयम। तो मैंने जहां तक कोशिश की है यही की है कि संयुक्त वर्ण आपको बताए जाएं। जा जमा या जमा आ, ज्ञा। ना जमा ई, नी, ज्ञानी। का जमा आ, का। शा जमा का जमा शा जमा आ, क्ष, कक्षा, कक्षा। इस तरीके से आप इनका अभ्यास अगर निरंतर करते रहेंगे तो ये मुश्किल नहीं है और आपको इनमें पूरे नंबर मिल सकते हैं। संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि जिसमें जिस तरह से मैथ में मार्क्स मिलते हैं उसी तरह से संस्कृत में भी मार्क्स मिलते हैं, लेकिन इसकी शर्त यही है कि आपको अच्छी तरह से इसको आना चाहिए। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना जल्दी ये आपका समझ में आता चला जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि हमने पढ़ा वर्णों के उच्चारण स्थान और वर्ण विन्यास, वर्ण संयोजन, और पिछली कक्षा का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आगे भी हम अच्छे अच्छे वीडियो इसी तरह से पूरी व्याकरण के डाल देंगे, जिससे कि आपके पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में आपको सहयोग मिलेगा। धन्यवाद।